हेलो एवरीवन गाइस, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की जो हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं उसमें सबसे पहले टॉपिक के रूप में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो सिविलाइजेशन भारत में विकसित होती है वह वैदिक संस्कृति या वैदिक काल के रूप में जानी जाती है। वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड, जिस टाइम फेज में वैदिक संस्कृति का डेवलपमेंट होता है उसे हम वैदिक काल या वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। सो गाइस, आज हम लोग इस नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। गाइस, 3 से 4 पार्ट में यह टॉपिक कंप्लीट होगा और उम्मीद करते हैं कंप्लीट होने के बाद आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो यूपीपीएससी का हो, यूपी हो या कहीं का सुपर टेट हो, जिसमें वैदिक काल या वैदिक संस्कृति एज अ टॉपिक इंक्लूड है, या किसी भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम में है, आप लगभग सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं वैदिक काल। गाइज, वीडियो में पढ़ाई गई सभी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में है, सो ऑल द पॉइंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप जुड़कर इस वीडियो का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और आने वाले वीडियोज़ के लिंक भी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं वैदिक संस्कृति या वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो वैदिक संस्कृति या वैदिक काल को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसे उनके टाइम पीरियड के आधार पर डिवाइड किया गया है। 1500 से 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड था वह पूर्व वैदिक काल का टाइम फेज था या प्री वैदिक पीरियड का टाइम फेज था, और जो 1000 से लेकर 600 बीसी के आसपास 600 बीसी का टाइम पीरियड था, इसके बीच का जो फेज था उसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं या लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। गाइस, इतिहास के बारे में कोई भी चीज़ पढ़ने या जानने के लिए हमें उनके स्रोतों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, और यहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं कि इस टाइम पीरियड के बारे में या इस फेज़ के बारे में या पूर्व वैदिक काल के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत है ऋग्वेद, जबकि उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 बीसी के बीच में था, इसके जानने के स्रोत हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ। ये सभी स्रोत उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, पहले 2 पार्ट में हम लोग इस टॉपिक के पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूर्व वैदिक काल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, और पार्ट 3 और पार्ट 4 में उत्तर वैदिक काल में के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल के बारे में जो नया पॉइंट है या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। इस का फेज़ में जो आर्य आए थे, यह माना जाता है कि वे ही इस टाइम फेज़ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके मूल निवास स्थान के बारे में विभिन्न इतिहासकारों का अपना अपना मत रहा है, लेकिन प्रमुख मत उन्हीं का माना गया है जिन्होंने अपने तथ्य को अपनी बात को कई तथ्य के साथ प्रूव किया है। तो कई इतिहासकारों का यह मानना था कि आर्य जो थे वो यूरोप से आए थे, लेकिन उनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य माना गया है वह विलियम जोन्स का है। कईयों का मानना था एशिया के थे, जो कि मध्य एशिया और पामीर के पठार से बिलोंग करते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार मैक्स मूलर के तथ्य को काफ़ी महत्व दिया गया है। गाइस, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि यूरोप के बारे में आर्यों के मूल निवास स्थान यूरोप के बारे में किस इतिहासकार का मत था। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में बनते हैं। नेक्स्ट है भारत। इनका मूल निवास स्थान भारत था, ऐसा मानना था गंगानाथ झा, अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद का। उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र को ये बिलोंग करते थे, ऐसा मानना था बाल गंगाधर तिलक। उनकी एक बुक है आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, उसमें इन्होंने यह बताया है कि यह उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र इनका मूल निवास स्थान रहा है। प्रमुख तथ्य जो थे आर्यों के बारे में वह यह कई शाखाओं में आते हैं। ये कई शाखाओं में आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स में कई जगहों पे वे आते हैं। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी और भारोपीय यानी कि यूरोपीय और भारतीय वर्ग की भाषा का ये लोग प्रयोग करते थे।
और इनकी जो पहचान की जाती है वह भाषाई वर्ग के रूप में की जाती है, क्योंकि वह कई शाखाओं में आए थे, इसलिए उनकी जाति के बारे में बहुत पहचान उनकी नहीं प्राप्त होती है कि वे किस जाति के थे। हम उन्हें भाषाई वर्ग के रूप में पहचानते हैं। यानी कि आर्यों की भाषा कैसी थी? उनकी भाषा संस्कृत थी और भारोपीय वर्ग की थी। उनकी पहचान किस प्रकार की है? वह भाषाई वर्ग के रूप में पहचाने जाते हैं, ना कि जाति से। आर्यों को श्रेष्ठ विद्वान भी माना जाता है। ऋग्वेद की रचना कहाँ पर हुई थी? ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी, जो कि सिंधु और सहायक नदी का क्षेत्र है। सिंधु और सहायक नदी के क्षेत्र को हम सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यह वर्तमान पंजाब के पास का क्षेत्र था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है नदी सूक्त। नदी सूक्त के बारे में जानने से पहले हम यह जानेंगे, जब ऋग्वेद में हम या किसी वेद में पढ़ते हैं तो वहाँ मंडल, सूक्त और श्लोक या मंत्र के जैसी चीज़ों का उल्लेख मिलता है। इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मंडल यानी कि हम जो चैप्टर इंग्लिश में बोलते हैं, मंडल यानी चैप्टर, सूक्त यानी पैराग्राफ, श्लोक या मंत्र यानी लाइन्स। ओके फ्रेंड्स, तो किसी वेद या किसी चीज़ में मंडल, सूक्त या श्लोक या मंत्र का जब भी उल्लेख हो तो हमें यह समझ लेना है कि मंडल मतलब होता है चैप्टर, सूक्त मतलब होता है पैराग्राफ, श्लोक या मंत्र का मतलब होता है लाइन्स। ओके, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें 19 नदियों का उल्लेख है, यानी कि 10वें मंडल में जो 10वां मंडल है उसमें 19 नदियों का उल्लेख, 10वें मंडल के नदी सूक्त में हमें 19 नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है। जबकि ऋग्वेद, पूरे ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो पूरे ऋग्वेद में हमें 25 नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है। आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती या नदीतम, जिसे हम बोलते हैं सरस्वती या नदीतम के नाम से जानते हैं। जबकि सर्वाधिक उपयोग किस नदी का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में कि सर्वाधिक किस नदी का उपयोग इन्होंने किया था, वह था सिंधु नदी। ओके फ्रेंड्स, आप चाहे इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। सभी नोट्स के फॉर्म में हैं, तो आप इसको नोट डाउन करते चलें और 2-3 बार वीडियो को आप अगर सुनेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप अपने नोट से या स्क्रीनशॉट ले रखे होंगे या टेलीग्राम पे PDF भी शेयर किया जाएगा, उसे देखकर याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन नदियों का जो प्राचीनतम नाम था, प्राचीन वेदों में जो नाम देखने को मिलता है और वर्तमान नाम क्या क्या है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में मिलते हैं। कई बार मैच द फॉलोइंग करके भी आ जाता है। तो आइए देखते हैं क्या था। सिंधु नदी को, जो प्राचीन सिंधु नाम था, उसे वर्तमान में भी सिंधु नाम से जाना जाता है। नदीतम यानी सरस्वती नदी को हम प्राचीन काल में नदीतम नाम से जानते थे। सतलज को किस नाम से जानते थे? सुतुद्री यानी प्राचीन सतलज को हम प्राचीन सुतुद्री को वर्तमान सतलज के नाम से जानते हैं। विपाशा यानी व्यास, वितस्ता यानी झेलम, पुरुषणी यानी रवि। तो ये इधर वाले वर्तमान नाम है और ये उनके प्राचीनतम नाम है। फ्रेंड्स, इसमें सभी इम्पोर्टेंट हैं। ऋग्वेद में काबुल को कुभा कहा गया है। ऋग्वेद में काबुल जो अफगानिस्तान में है उसे कुभा कहा गया है। स्वात नदी को सुवास्तु और गोमती, ये जो उत्तर प्रदेश में गोमती है, ये उसकी बात नहीं है, जो पाकिस्तान क्षेत्र में है उस गोमती की बात हो रही है, को ऋग्वेद में गोमल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। काबुल को क्या कहा गया है? कुभा कहा गया है। स्वात नदी को सुवास्तु कहा गया है। जो गोमती पाकिस्तान में पड़ती है उसे गोमल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऋग्वेद में जो प्राचीन पर्वतों के नामों का उल्लेख है और वर्तमान उनका क्या नाम है, इनके बारे में आइए देखते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। आर्यों को विंध्य पर्वत के बारे में जानकारी नहीं थी। विंध्य यानी अगर हम बात करें विंध्य पर्वत, ये विंध्य पर्वत यहाँ पे पड़ेगा, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। समुद्र की उनको जानकारी नहीं थी, पर्वत की जानकारी नहीं थी। ओके फ्रेंड्स, प्राचीन विंध्य पर्वत की जानकारी नहीं थी। तो प्राचीन ऋग्वेद में जो पर्वतों का नाम उल्लेखित है और वर्तमान में उन्हें किस नाम से जानते हैं, आइए देखते हैं। हिमवंत यानी वर्तमान हिमालय, शिलावंत यानी सुलेमान, अर्जिक यानी हिमालय की चोटी को अर्जिक नाम से उल्लेखित किया गया है ऋग्वेद में, मूजवंत यानी सोमरस। ओके फ्रेंड्स, तो इन नाम जो भी ये नाम उल्लेखित हैं उनका अर्थ यह है, वर्तमान इस नाम से इन्हें जानते हैं।
ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्टि और गवेषणा शब्दों का उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद में युद्ध के लिए किस नाम का उल्लेख देखने को मिलता है? गविष्टि या गवेषणा शब्दों का उल्लेख देखने को मिलता है। और उस समय जीवन काल कैसा था? चरवाहा था, घुमक्कड़ था, अर्धयायावर या अस्थायी था। ओके फ्रेंड्स, उस टाइम फेज के जो लोग थे उनका जीवन काल कैसा था? प्रश्न बनता है पूर्व वैदिक काल में जो लोग थे या ऋग वैदिक काल में लोगों का जीवन कैसा था? उस काल में जीवन चरवाहा, घुमक्कड़, अर्धयायावर या अस्थायी था। ओके फ्रेंड्स, रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में रचना ऋग्वेद की रचना कहाँ पर हुई थी? सप्त सैंधव क्षेत्र में ऋग्वेद की रचना हुई थी, जिससे हमें पूर्व वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बारे में पूर्ण जानकारी देखने को मिलती है। उस समय जो लोग आर्य आए थे वो कई कबीलों में आए थे, अलग अलग कबीलों में आए थे, जिसमें सबसे प्रमुख कबीला कौन सा था? भरत कबीला था। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख कबीलों का उल्लेख देखने को मिलता है। उनके नाम है पुरु, यदु, तुर्वस, आड़ु और द्रुह। ये 5 कबीले अन्य महत्वपूर्ण कबीलों का नाम ऋग्वेद में हमें उल्लेखित मिलता है, परंतु सबसे प्रमुख कबीला कौन सा था? भरत कबीला। इन 5 कबीलों को इकट्ठे हम पंचजन नाम से भी जानते हैं। पुरु, यदु, तुर्वस, आड़ु और द्रुह, जो ये 5 कबीले हैं, इन्हें हम पंचजन नाम से भी जानते हैं। पंचजन यानी पुरु, यदु, तुर्वस, आड़ु और द्रुह, जो ये 5 कबीले हैं, और भरत कबीला, इनके बीच में एक लड़ाई होती है, यानी कि एक युद्ध होता है, जिसे हम दासारागी युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि रावी नदी या पुरुषणी नदी के किनारे पर हुआ था। उसका एक कारण था कि इनके जो गुरु थे पहले विश्वामित्र, यानी कि भरत कबीला और ये जो पंचजन कबीले हैं, इनके एक कॉमन गुरु विश्वामित्र थे। लेकिन बाद में भरत कबीले के जो लोग थे, इन्होंने विश्वामित्र को गुरु पद से हटा दिया और जिन पर भरत कबीले के लोगों को विश्वास ज़्यादा था, गुरु वशिष्ठ को अपना गुरु मानते हैं। इस कारण इनके मध्य एक युद्ध होता है, जिसे हम दासाराग युद्ध के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आज वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी होगी। इसके बाद हम लोग इस पूर्व वैदिक काल के बारे में जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।